आज की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियो में हम लोग देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर। तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए जो 1774 से लेकर 1818 के बीच में हुए। पहला जो वॉर हुआ वो 1774 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। सेकेंड 1803 से 1806। और फिर लास्ट जो हुआ वो 1817 से 1818 तक हुआ, जब पेशवाशिप जो थी या पेशवाई कह लीजिए कि भारत में या मराठा साम्राज्य में खत्म हो गई थी। पहला वॉर जो है आपको देखेगा 74 से 82। उसके बाद 20 साल तक शांति थी, तो पहले वॉर में 20 साल का समझौता हुआ था। इस वजह से 20 साल जब बीता तो फिर से दूसरा वॉर शुरू हो गया था। तो एक एक करके हम आज इस वीडियो में तीनों वॉर के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग पहले एंग्लो मराठा वॉर की, या हिंदी में बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, 1774 से 1782। ये वॉर समझने से पहले हमें थोड़ा सा पेशवाशिप की जो जीनियोलॉजी है या उसका फैमिली ट्री है वो समझने की ज़रूरत है। जैसे कि बाजीराव वन, इसकी वीडियो आप लोगों ने बाजीराव वन के बारे में पहले भी आपने देखी। बाजीराव वन के बाद जो बाजीराव मस्तानी वाले थे, उनके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव आए। और उनके एक और बेटे थे रघुनाथ राव, लेकिन ये पेशवा नहीं बने बल्कि बालाजी बाजीराव फर्स्ट पेशवा बने। उसके बाद उनके बेटे माधव राव, फिर उनके बेटे नारायण राव पेशवा बने। लेकिन रघुनाथ राव जो है वो अंदर ही अंदर जो है दम उनका घुट रहा था कि क्यों मेरा भाई पेशवा बना, फिर उसके बाद उसके बच्चे पेशवा बन रहे हैं, तो ये किसी तरीके से चाहते थे कि ये खुद पेशवा बन जाए। इसके चलते रघुनाथ राव ने नारायण राव का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह ये थी कि जब नारायण राव का कत्ल हो जाएगा तो रघुनाथ राव पेशवा बन जाएंगे, क्योंकि माधव राव टू जो थे वो उनकी उम्र छोटी थी, अभी वो बच्चे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि नाना फडणवीस जो कि मिनिस्टर थे पेशवा के और बार भाई काउंसिल के मेंबर थे, ये एक ऐसी काउंसिल होती थी जिसमें 12 लोग होते थे, तो उसमें से एक ये भी मेंबर थे। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत माधव राव टू जो कि एक बच्चे थे उनको पेशवा बना दिया। इस तरीके से रघुनाथ राव का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, जो पेशवा बनना चाहते थे वो नहीं पूरा हो पाया। इसलिए अब वो एक ऐसे दोस्त की तलाश में निकल पड़े जो उनकी मदद कर सके। तो इसमें मदद करने के लिए भारत में एक ही जो है लोग मौजूद थे, वो थे आपके ब्रिटिश। तो रघुनाथ राव ब्रिटिश के पास पहुंच जाते हैं कि हमको पेशवा बनना है और आप हमारी किसी भी तरीके से भैया जी मदद कर दीजिए। अब अंग्रेज भी तो एक नंबर के जो है लालची। अब उनको वो बिना मतलब का तो कुछ करने वाले नहीं, तो उनको तो भारत में अपने पैर जमाने थे और पैर जमाने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार थे। तो ब्रिटिशर्स को ये एक अच्छा मौका दिखा कि रघुनाथ राव खुद हमारे पास आए हैं और पेशवा बन जाएंगे तो हमारा फायदा है। तो ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव की पेशकश को मंजूर किया और रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया जाता है। सूरत की संधि साइन होती है। इस संधि में बात क्या कही गई वो खास बात है। पहली चीज देखिए कि ब्रिटिश फोर्स जो है रघुनाथ राव की मदद करेगी 25,000 सेना के साथ और उसको अगला पेशवा बनाएगी। बदले में रघुनाथ राव ने वादा किया कि वो कई सारी टेरिटरीज, कई सारी जमीनें जैसे कि सैलसेट, बसीन, ऑलपर्ड या जम्बूसर, ये सारे इलाके रघुनाथ राव जो है अंग्रेजों को सौंप देगा। इसके अतिरिक्त रघुनाथ राव ने और भी वादा ये किया कि 25,000 रुपये देगा, प्लस अंकलेश्वर से जो भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू में से 2.5 लाख रुपए महीने वो अंग्रेजों के सुपुर्द करेगा। तो ये एक बहुत ही भारी भरकम संधि साइन हुई थी रघुनाथ राव के और अंग्रेजों के बीच में। और यही संधि पहले एंग्लो मराठा वॉर की वजह बनती। वजह कैसे बनती है वो समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये था कि 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। ब्रिटेन से एक एक्ट पास किया गया था भारत के लिए। और इसमें खास बात ये थी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, एक तो यहाँ पे आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एक जो है मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक बंगाल की थी, कलकत्ता वाली। खास बात यहाँ पे ये थी कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में जो संधि साइन हुई थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। इसका कलकत्ता और मद्रास से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन 1773 का 1773 का जो अधिनियम पारित हुआ
उस अधिनियम में ये फैसला किया गया कि बंगाल या कलकत्ता की जो काउंसिल होगी वो सुप्रीम होगी, वो सबसे बड़ी होगी, और बॉम्बे और मद्रास वाले ये इसके अधीन होंगे। यानी कि ऊपर सबसे कौन बैठेगा, बंगाल या फिर कलकत्ता, और बॉम्बे वाले इसके अधीन होंगे, इसके नीचे होंगे, मद्रास वाले भी नीचे होंगे। यानी कि बॉम्बे और मद्रास जो भी करेंगे वो कलकत्ता की सहमति के बिना नहीं कर सकते। लेकिन माधव राव जो है, ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में जो संधि साइन हुई वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने की, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने तुरंत इसको मना कर दिया कि हमारी परमिशन के बगैर आप संधि कैसे साइन कर सकते हैं। इसलिए कलकत्ता काउंसिल ने बॉम्बे काउंसिल की जो, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो संधि थी उसका इनकार कर दिया। और भारत के, नॉट भारत के, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने एक नई संधि साइन करने का फैसला किया। इसके साथ, पेशवा के साथ। और इस संधि के लिए उन्होंने कैप्टन उपटन को जो है पेशवा के पास भेजा, और एक नई संधि साइन हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, साल था आपका 1776। अब इस संधि में यानी कि पेशवा और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में क्या क्या समझौता हुआ। पहली चीज देखिए कि अंग्रेजों को सेल्सेट दिया जाएगा, वसीम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भरूच जो है वो अंग्रेजों के पास ही था, तो पेशवा ने यहाँ पे ये वादा किया कि वो भरूच आपके पास ही मौजूद रहेगा। और तीसरी चीज जो पेशवा ने बोली कि रघुनाथ राव अब दोस्ती के लिए आपके पास जाए तो आपको उसका समर्थन नहीं करना है पेशवा बनने के लिए। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे रघुनाथ राव का भी ख्याल रखा गया, रहने के लिए जगह की बात की गई, और हर महीने 25,000 रुपए जो है रघुनाथ राव को देने की बात की गई थी। तो एक तरीके से पेशवा और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में ये समझौता हो गया ताकि आगे कोई दिक्कत बढ़े ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दिक्कत बढ़ती है सेंट लुबीन की वजह से। सेंट लुबीन कौन था? एक फ्रेंच एडवेंचरर था। अब कार्नाटिक वॉर में ही आप लोगों ने जो है समझ लिया था कि कैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। तो दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि एक फ्रेंच एडवेंचरर सेंट लुबीन आया पूना दरबार में, यानी कि पेशवा के पास इस तरीके से आया, और पेशवा ने दिल खोल के, एकदम बड़ा दिल करके उसका वेलकम किया, रहने के लिए जगह दी। वॉरेन हेस्टिंग को जब ये बात पता चली तो वॉरेन हेस्टिंग जो है आग बबूला, एकदम लाल, और गुस्से में आके उसने पुरंदर की संधि को खत्म कर दिया। बोला कि जो समझौता हुआ था वो समझौता जाए तेल लेने, अब हम लोग युद्ध करेंगे। और इसके चलते वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल से अपनी सेना भेजी बॉम्बे के लिए, और पेशवा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है 1779 में, 1779 में। और इस युद्ध में अनफॉर्चुनेटली, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से, हम लोग के लिए जो है अच्छी बात थी, इस युद्ध में अंग्रेज जो है हार जाता है। और हारने के बाद वडगांव का कन्वेंशन होता है, ये एक तरीके से संधि कह लीजिए। और इस संधि में जाहिर सी बात है अंग्रेज हारे, तो अंग्रेजों को कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। पहली चीज़, पेशवा ने बोली कि रघुनाथ राव को आप वापस हमारे पास भेजिए। ये तो खैर जो है कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि पेशवा ने बोला कि 1773 यानी कि 1773 से पहले जितनी भी टेरिटरी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में की थी, जितनी भी जमीनें अपने कब्जे में की थी, वो जमीनें उन्हें लौटानी होंगी। साथ ही साथ पुरंदर की संधि से, जैसे कि सेल्सेट अंग्रेजों को मिल गया था, तो पेशवा ने बोला कि सेल्सेट भी आपको वापस करना पड़ेगा। इसके अलावा भरूच से जो भी रेवेन्यू, जो भी राजस्व आता है, वो राजस्व भी पेशवा को, यानी कि मराठा एम्पायर को समर्पित करना होगा। तो ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ी करारी हार थी, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है, और मराठा सरदार जिनका नाम था महादजी सिंधिया, उनको घेर लेते हैं। और घेर के बढ़िया से कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में चलता है, लड़ाई होती है, और फाइनली अंग्रेज जो है महादजी सिंधिया को हराते हैं। और महादजी सिंधिया को कन्विंस करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है देखिए, अब लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, एक अच्छा सा इस लड़ाई का हम लोग अंत करते हैं, एक प्यारा सा आपसे समझौता कर लेते हैं। और महादजी सिंधिया इस चीज़ के लिए राजी हो गए। और अंग्रेजों ने यह भी बोला कि हम आपकी दिल्ली की जो भी महत्वाकांक्षा है, जो भी इच्छा है, उस इच्छा को भी हम पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है, मुगल कमजोर हो गए थे, तो पूरे मराठा एम्पायर में, आप देखिए, ये मराठा एम्पायर है जो आप येलो में देख रहे हैं,
तो मुगलों का भी तो खत्म ही हो गया था। अब मुगल भी जो थे वो मराठा की जो है कह लीजिए कि मेहरबानी पे जी रहे थे। तो इस चीज का भी अंग्रेजों ने लालच दिया था। तो मर्जी सिंधिया खैर जो है राजी हो गए, और इस तरीके से जो पहला युद्ध था वो 1782 में उसका अंत हो जाता है एक संधि के साथ, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस संधि में क्या क्या बातें की गई, 3 पॉइंट। पहली चीज, अंग्रेजों को फिर से सेल सेट दे दिया गया। अब देखिए, पुरंदर से सेल सेट अंग्रेजों को मिल गया था, फिर वडगांव से अंग्रेजों से वापस छीन लिया गया। अब सलबाई की संधि हुई तो सेल सेट वापस उनको दे दिया गया। इसके अलावा थाने का जो किला था वो भी, और एलिफेंटा आइलैंड जो है बॉम्बे में है, ये सारे आइलैंड्स भी अंग्रेजों को सौंपे गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, फालतू में तुम इतना लड़ाई वड़ाई की हो, इसलिए जितनी भी लड़ाई हुई उस लड़ाई का आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी का मतलब होता है हर्जाना देना पड़ेगा। तो मराठा इसके लिए भी अग्री हो गया। साथ ही साथ जो है आपसी प्यारा सा समझौता भी अंग्रेजों का आदत थी कि वो थोड़ा सा मीठा जरूर देते हैं, उसके बाद पीछे से धक्का मारते हैं। तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे बोला कि ठीक है, एक दूसरे की जितनी टेरिटरी हम लोगों ने ली थी, जितनी ज़मीनें ली थी, वो सारी ज़मीनें हम लोग जो है वापस लेंगे, और हम लोग जो है एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, मतलब जो है दोस्ती करेंगे। और 20 साल के लिए मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच में दोस्ती हो जाती थी। अब 20 साल का मतलब, ये 82 आपका जो है संधि हुई, तो इसका मतलब 1802 तक तो जो है शांति ही शांति है। लेकिन जैसे ही 1803 आता है, आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। इस वॉर में क्या हुआ, सारा जो है आज ही देखेंगे, वीडियो बड़ी लंबी जो है नहीं होगी। हुआ ये था कि जब 20 साल गुजरे, इन 20 सालों में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई थी। मराठा एम्पायर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, मतलब आपस में उन लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और लड़ाइयाँ ये थी कि कौन जो है डोमिनेट जो है करेगा, किसकी शक्ति जो है ज़्यादा रहेगी। जैसे आपको याद होगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हम लोग पढ़े थे, उसमें गुट थे, अलग अलग गुट। ईरानी हो गए, तुरानी हो गए, हिंदुस्तानी हो गए, सब चाहते थे कि किसी तरीके से हमारी पावर बढ़े, ताकि बादशाह के साथ हमारा वर्चस्व रहे, बादशाह हमारी बात माने। यहाँ पे भी यही था कि कौन अब जो है पेशवा को ही डोमिनेट करेगा, किसकी पावर अब ज़्यादा रहेगी मराठा एम्पायर में। इसको लेके जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया आपस में लड़ रहे थे। और फाइनली दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद दौलत राव सिंधिया जो है पावर में आ गया, मतलब डोमिनेट कर गया। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, जब आपस में लोग लड़ रहे होते हैं तो बाहर वालों को मौका मिल जाता है। तो अंग्रेजों ने ये चीज़ देखी, और ये वक्त था वेलेस्ली का, जो है वेलेस्ली भारत का मतलब बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बन चुका था 1798 में। और ये बात कब की हो रही है, 1802 और 3 के आसपास। तो वेलेस्ली ने देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और दौलत राव सिंधिया जो है पावर में आ गया है, जसवंत राव होलकर जो है युद्ध में हार गया, लड़ाई में हार गया। वेलेस्ली को मौका अच्छा दिखा, वो तुरंत पेशवा के पास पहुंचा कि देखो भैया, दौलत राव सिंधिया कैसे पावर जो है वो अक्वायर कर चुका है, तुमको जो है कुछ करना चाहिए। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मिल जाओ, दोस्ती कर लो, और बस छोटा सा काम करना है, और वो ये कि सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो। अंग्रेजों ने किससे बोला, पेशवा से बोला। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, आसान भाषा में ये कि ये दोस्ती के नाम पे क्या कहते हैं कि आप जो है हम अपने यहाँ हमारी सेना रखी हो, सेना का खर्च भी आप उठाइए, सारी चीजें जो है। अब बताइए, किसी बाहर का कोई एम्पायर है, वो आपके एम्पायर में आके सेना रख रहा है और खर्च भी आपसे ही उठवा रहा है। तो एक तरीके से गुलाम बनाने की आदत जो है बात थी इनडायरेक्टली। बहरहाल पेशवा ने यहाँ पे मना किया कि नहीं, हमें कुछ साइन वाइन नहीं करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी दोस्ती जो है अपने साथ लेके जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है। घटना ये थी कि जसवंत राव होलकर का भाई, जिसका नाम था विठोजी, पेशवा के दरबार में ही मारा जाता है। अब जब ये बात जसवंत राव होलकर को पता चली, तो उसने तुरंत पेशवा और सिंधिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि सिंधिया भी पावर में था, पावरफुल हो चुका था, और पेशवा के दरबार में ही ये काम हुआ। तो जसवंत राव होलकर जो है पहले ही हारा हुआ था, तो गुस्सा था। तो यहाँ पे उसने अपना आपा खोया, और तुरंत उसने पूना पे अटैक किया, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पूना। और इस लड़ाई में जसवंत राव होलकर की जो है जीत होती है,
और जीतने के बाद वो पेशवा को हर जो है गद्दी से हटाता है और अपना एक पेशवा विनायक राव गद्दी पे बिठा देता है। विनायक राव जो है आपको याद होगा, चिमनाजी अप्पा, उसके वंश से जो है आपके ये विनायक राव थे। तो विनायक राव को जसवंत राव होलकर ने पेशवा बना दिया। अब बाजीराव जो कि इस वक्त पेशवा थे, ये जो है अब इनकी हालत खराब थी, हम पेशवा से हट गए। तो बाजीराव भी अंग्रेजों के पास तुरंत पहुंचे कि देखो भैया, हम पेशवा थे, जसवंत राव होलकर ने हमको पेशवाई से हटा दिया और अपनी पहचान वाले को गद्दी पे बिठा लिया, इसलिए हमें एक दोस्ती करनी चाहिए। अंग्रेज भी जो है बाहें फैलाए खड़े थे, गले लग के उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, ये आप कागज पकड़िए और हम दोनों एक संधि साइन करेंगे। और इस संधि को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। क्या क्या इसमें बातें की गई? 4 पॉइंट्स। पहली चीज, पेशवा ने बोला कि गुजरात और नर्मदा के साउथ का इलाका, ताप्ती नदी और तुंगभद्रा तक का जो इलाका है, वो किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। एक तो ये बहुत ज्यादा टेरिटरी उन्होंने उठा के दी। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि सूरत शहर भी जो है हम सरेंडर करेंगे। इसके अलावा चौथ छोड़ने की बात हुई और साथ ही साथ ये भी कहा गया इसमें कि गायकवाड़ के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। और तीसरी चीज एक ये थी कि कंपनी जो है किसी भी तरीके के डिस्प्यूट में आर्बिट्रेशन करेगी, यानी कि बिचौलिए का रोल अदा करेगी। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसने कह लीजिए कि इनडायरेक्टली पेशवा को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, वो ये थी कि पेशवा इस बात पे अग्री कर गए कि वो किसी भी यूरोपीय को बिना ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे अपने यहाँ नहीं रखेंगे। साथ ही साथ किसी भी यूरोपीय पावर से वो बातचीत भी नहीं करेंगे बिना अंग्रेजी हुकूमत की परमिशन के। तो ये एक तरीके से गुलामी सीधे सीधे थी, लेकिन गुलामी का नाम नहीं लिया गया था। इसके बाद एक के बाद एक सारे मराठा सरदारों ने अंग्रेजों पे हमला करना शुरू कर दिया। और उसमें पहला नंबर जो था वो था आपके रघुजी भोसले का। इन्होंने हमला किया, हार गए और देवगांव की संधि हुई 1803 में। और फिर भोसले जो है वो कटक का प्रोविंस अंग्रेजों के सुपुर्द करते हैं, साथ ही साथ और कई सारी जो है जमीनें अंग्रेजों के सुपुर्द करते हैं, जैसे कि वर्धा नदी के पश्चिम का इलाका। वर्धा नदी आपके महाराष्ट्र में। इसके अलावा उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली। तो एक पहले मराठा सरदार जो भोसले थे वो गए, रास्ता साफ। उसके बाद दौलत राव सिंधिया, इन्होंने भी हमला किया और हार गए और सुरजी अर्जन गांव की संधि साइन हो गई। यहाँ पे भी अगेन वही चीज होती है, सिंधिया को सारी टेरिटरी जो है अपनी अंग्रेजों के सुपुर्द करनी पड़ती है। जैसे कि गंगा जमुना के बीच का जो इलाका था, जयपुर के उत्तर का इलाका है, जोधपुर है, अहमदनगर का किला है, भरूच है, अजंता और गोदावरी के बीच का इलाका, ये सारा सिंधिया जो है अंग्रेजों के सुपुर्द करते हैं। और इनडायरेक्टली ये भी क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं अंग्रेजों से गुलाम। और तीसरा है आपके जसवंत राव होलकर। होलकर भी पीछे नहीं रहते हैं, ये भी हमला करते हैं। और ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट की संधि साइन होती है 1805 में। और ये भी एक तरीके से अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं। मतलब गुलाम सही वर्ड तो नहीं, बट एक तरीके से उनके अधीन हो जाते हैं। और ये चंबल और बुंदेलखंड की टेरिटरी अंग्रेजों के हवाले करते हैं। साथ ही साथ जो है अब पेशवा बनने की जो होड़ लगी हुई थी जशवंत राव होलकर और ये अपने जान पहचान के व्यक्ति को, विनायक को गद्दी पे बिठा दिए थे, तो वो सबसे पीछे हटने की भी बात करते हैं। खास बात इस युद्ध के टाइम पे ये थी कि वेलेस्ली जा चुके थे, जॉर्ज बॉर्लो जो है इस टाइम गवर्नर थे और लॉर्ड लेक इस वक्त कमांडर इन चीफ। इस तरीके से युद्ध खत्म होता है और आपका तीसरा एंग्लो मराठा वॉर आ जाता है, जो 1817 से लेकर 1818 तक चला। 1 साल चला, लेकिन यही खत्म था, अंत था। इस वक्त आपके गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1814 में भारत आए थे। और इनको खास नसीहत दी गई थी कि वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करें। खासकर मतलब एक प्रॉपर साम्राज्य के रूप में भारत आगे बढ़ रहा था। वो तो खैर 1857 की क्रांति होती है तो क्राउन का जो है शासन आ जाता है, ताज का। लेकिन यहाँ पे खास ये विस्तार की बात थी। और सबसे जरूरी इस वक्त जो काम था वो था आपके
मराठा को खत्म करना, क्योंकि इस वक्त टीपू सुल्तान की भी जो है डेथ हो चुकी थी। टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, यानी कि मैसूर के बारे में। तो बहरहाल यहाँ पे हुआ ये कि ये आते ही विस्तार की नीति जो है इन्होंने अपनाई और पिंडारी से समर्थन लेने की कोशिश की। पिंडारी एक तरीके से वो लूटपाट जो करते थे, पीछे भी जिक्र आया है, लूटपाट करते थे, जैसे कई सारी मूवीज में भी दिखेगा। बाहुबली में इनका जिक्र आएगा आपको, एक वीर मूवी ऐसी सलमान खान की, उसमें पिंडारी है। तो पिंडारियों से एक अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश की लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और अच्छा रिश्ता क्यों कायम करना था? ताकि मराठों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके इनके। जैसे मराठा के बारे में फेमस चीज ये थी कि वो गुरिल्ला टेक्निक में माहिर थे, जो है छुप छुप के लड़ाइयाँ लड़ना, युद्ध लड़ना, तुरंत पहाड़ चढ़ना उतरना भागना, सब में माहिर थे, फुर्तीले थे। पिंडारिस भी इन सब चीजों में माहिर थे, इसलिए पिंडारिस का इस्तेमाल हेस्टिंग ने करने का सोचा सिंधियास के खिलाफ। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग पहुंचे पिंडारी के पास कि आइए हम लोग दोस्ती वोस्ती करते हैं, लेकिन पिंडारियों ने मना कर दिया। तीन उसमें मेन लीडर जैसे वसीर मोहम्मद, करीम खान और टीटू, मना कर दिया इन लोगों ने। और बाद में अंग्रेजों ने इन्हीं लोगों पे हमला कर दिया, मारा और हरा दिया। यानी कि अंग्रेजों का आप साथ देंगे, समर्थन देंगे तो अंग्रेज आपके हैं, यहाँ आप उनके सामने झुकने से इनकार किए तो मतलब वो आपकी एक खटिया खड़ी कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी थी। तो बहरहाल लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे बात बनी नहीं। ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट। ये यहाँ पे शुरुआत हो रही है अंग्रेजों की तरफ से क्या हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ मराठा एम्पायर में भी खिचड़ी पक रही थी। खिचड़ी ये पक रही थी कि पेशवा ने गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे। अब गायकवाड़ जो थे, जो सरदार थे, मराठा सरदार थे, कॉन्फेडरेसी का हिस्सा थे, वन ऑफ द 4 मेजर जो है कह लीजिए सरदार। तो गायकवाड़ ने बोला कि 1 करोड़ जो है बहुत ज्यादा रकम है, हमको जो है थोड़ा सा एक कंसेशन चाहिए, कमी चाहिए, इसमें रिडक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा रकम है, रकम को थोड़ा कम करिए। इसके लिए गायकवाड़ ने गंगाधर शास्त्री को पेशवा के पास भेजा कि जाइए थोड़ा सा पैसे जो है कम करवाइए, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है, देने की अभी जो है हैसियत नहीं है। लेकिन पेशवा ने मना कर दिया। अब गंगाधर जो है वापस जा रहे थे बड़ौदा, कि पेशवा ने मना कर दिया। लेकिन लौटते वक्त ही त्रिम्बक जी ने जो है गंगाधर को मार दिया, जो कि पेशवा के एक तरीके से मंत्री थे। अब ये पेशवा की जिम्मेदारी बनती है कि उसके किसी मंत्री ने एक मैसेंजर को मार दिया। अब इस बात का फायदा तुरंत अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेज जो है मौके की तलाश में थे। तुरंत अंग्रेजों ने जो पूना में ब्रिटिश रेसिडेंट था एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन को मैसेज भेजा कि तुम जाओ, मराठा जो है हमारे भाई हैं, उनकी मदद करो, ये जो मारा गया है उसकी मदद करो। क्योंकि गंगाधर जो है किसके जो है कहने पे आए? गायकवाड़। तो अब गायकवाड़ और अंग्रेजों का रिश्ता तो ठीक ही ठाक चल रहा था। तो हेस्टिंग को जो है तुरंत जो है तरस आया, अब तरस तो नाम मारता है। तो हेस्टिंग ने तुरंत एल्फिंस्टन को बोला कि जाओ गंगाधर के कातिल को जो है छोड़ना नहीं है, हमारी जो है हमारे दोस्त की बात है, किसी भी तरीके से जो आरोपी है उसका सरेंडर करवाना जो है जरूरी है, जो करना है करो, उसका सरेंडर करवाओ। तो एल्फिंस्टन ने अपने हिसाब से एक्शन लिया और त्रिम्बक जी ने सरेंडर कर दिया और उसको थाने की जेल में रख दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भाग जाता है। फिर हेस्टिंग ने तुरंत एल्फिंस्टन को जो है मैसेज दिया कि अब जो है कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है, हम तुमको पूरी आज़ादी देते हैं, पेशवा के साथ जो करना है तुम वो करो, लेकिन किसी भी कीमत पे आरोपी को सरेंडर करवाओ और उसको कैद में डालो। एल्फिंस्टन ने यही काम किया। कल्प्रिट को, आरोपी को कैद में डलवाया, प्लस सिक्योरिटी के तौर पे कि फिर से ना भाग जाए, पुरंदर का किला, राजगढ़ और सहगढ़ की डिमांड रख दी, ताकि ये इन लोगों के पास रहेगा तो आरोपी भी भागेगा नहीं। और इसी बीच अंग्रेजी सेना जो है धीरे धीरे पूना को घेरना शुरू कर देती है, ताकि फाइनल एक जो है पारी खेली जाए। और फाइनली पूरे पूना को घेर लिया जाता है, पूना को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाता है और पूना जो है हार मान भी लेता है और ट्रीटी ऑफ पूना साइन हो जाती है जून 1817 में। ये यहाँ पे मराठाओं के बर्बादी का या खेल खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। इसमें पहली चीज वो ये हुई कि पेशवा ने मराठा कॉन्फेडरेसी को भंग करने का फैसला किया। साथ ही साथ नोट,
पेशवा ने ये भी जो है वादा कर दिया कि ठीक है, वो किसी और पावर से, किसी और शक्ति से किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं रखेगा। खास बात इसी में है कि मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व किया। अब ये मान लीजिए पूरा मराठा एम्पायर है, इसमें अलग अलग जो है सरदार हैं। अब ये सरदार या कॉन्फेडरेसी खत्म हो जाएगी तो फिर मराठा एम्पायर जो इनसे ही मिल के बना है, उस पूरे एम्पायर की क्या हैसियत रह जाएगी। तो यहीं से जो है बर्बादी हो गई। दूसरी चीज, बुंदेलखंड और मालवा पे अधिकार अंग्रेजों के जो है कायम रहे। इसके अलावा पूना में अंग्रेजी सेना वो जितनी चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने हिसाब से रख सकती है। इसके साथ ही साथ गायकवाड़ के ऊपर जो पावर थी, जो जोर जबरदस्ती थी पेशवा की, या जो भी दिक्कतें थी, ये भी डिसाइड हुआ कि गायकवाड़ पे अब जो है किसी भी तरीके का क्लेम पेशवा नहीं करेगा। साथ ही साथ अहमदनगर का किला भी समर्पित करेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, पूना प्रेसिडेंसी या जो भी अंग्रेजों के सुपुर्द था एरिया, और जो ऑफिसर्स वगैरह रह रहे थे जहाँ पे, उस चीज को पेशवा के लोगों ने आग लगा दी। जो पूरी प्रेसिडेंसी थी पूना की अंग्रेजी, ठीक है। तो इस प्रेसिडेंसी को आग लगने की वजह से अब जाहिर सी बात है अंग्रेजों की जो है प्रॉपर्टी पे आग लगाई गई। एक तरीके से भले उनकी रियल प्रॉपर्टी नहीं थी, तो अंग्रेज को यहाँ पे गुस्सा आया और उनको एक एक्चुअल जो है वजह मिल गई तीसरा जो है एंग्लो मराठा वॉर ऑफिशियली शुरू करने की। और यहीं से ऑफिशियली तीसरा एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें दो तीन लड़ाइयाँ होती हैं, बैटल ऑफ किर्क, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, बैटल ऑफ हिस्सा। ये तीन लड़ाइयाँ होती हैं। और इन तीन लड़ाइयों के बाद अब मराठा के पास कुछ बचा नहीं था। और अब फाइनली सारी चीज़ें खत्म हुई, क्योंकि इन लड़ाइयों के बाद पेशवा सिर्फ ही खत्म कर दी गई। यानी कि जो पेशवाई चली आ रही थी वो पेशवाई का यहाँ पे अंत हो जाता है। और पेशवा को बिठूर भेज दिया जाता है जो कि कानपुर में है। और वहाँ पे पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन के साथ, सालाना पेंशन के साथ रहने का हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजों ने सारी मराठा टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया, सिर्फ सातारा जो हेडक्वार्टर था उसको छोड़ के, जहाँ पे छत्रपति रहते थे। तो छत्रपति भी इन्होंने अपने हिसाब से बैठाया। प्रताप सिंह नाम का एक बच्चा था जो कि शिवाजी के वंश से था, उसको छत्रपति बना दिया नाम मात्र। क्योंकि इसके बिहाफ पे, प्रताप सिंह के बिहाफ पे अंग्रेज ही अपना सारा काम करने वाले। जब ये सारी चीजें हो गई, पेशवाई बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो फाइनली जो बाकी मराठा सरदार थे वो गुस्सा हो गए। और इसमें पहला जो एक्शन लिया वो लिया भोंसले ने, जिसमें अप्पा साहिब भोंसले थे। ये अंग्रेजों पे हमला करते हैं और बैटल ऑफ सीताबड़ी होता है 1817 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस युद्ध में अप्पा साहेब की जो है हार होती है। और भोंसले की जितनी भी टेरिटरी थी वो अंग्रेज जो है अपने हाथ में ले लेते हैं, नागपुर को छोड़ के। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे सातारा छोड़ दिया, मेन नाम मात्र कह रहे हम तो दया कर रहे हैं, देखिए आपको शासन करने की जो है इजाजत दे रहे हैं। यहाँ पे भी वही बात, नागपुर छोड़ दी, करे भैया नागपुर आप शासन करिए, आप बैठिए वहाँ पे आराम से। लेकिन सारी टेरिटरी ले ली। वैसे ही होलकर ने हमला किया, और इस हमले के बाद इन्होंने होलकर की भी सारी टेरिटरी ले ली और इंदौर छोड़ दिया। अरे आप इंदौर है आपके पास, रहिए। ऐसे ही वही चीज सिंधिया के साथ हुई। इस तरीके से एक के बाद एक करके आपकी पेशवाई और सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और मराठा एम्पायर एक तरीके से कह रही है कि फाइनली 1818 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और जो सरदार रहे, जो पेशवा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर पे 1947 तक जो है एक तरीके से शासन करते रहे। लेकिन वो शासन शासन नहीं था, बल्कि नाम मात्र था, गुलामी थी अंग्रेजों की। और आज भी जो है ये लोग मौजूद हैं, छत्रपति का जो है वंश चल रहा है। टाइटुलर भले ही है, असल में भले महाराज और छत्रपति नहीं है, बट टाइटुलर अभी भी हैं जो आखिरी। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरीके का रिकॉर्डेड आई थिंक पहला लेक्चर है। तो कुछ अगर आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई कमी हो वीडियो में या कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो है संगोला एग्रीमेंट। अब बताइएगा संगोला एग्रीमेंट क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।